आज हम बात करेंगे भई कि क्या क्लैट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आपको एनएलयू नहीं मिलता तो क्या आपका लॉ करना नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कोई मतलब का नहीं है? क्या एनएलयूज़ को जितना हाइप किया जाता है एनएलयूज़ उस हाइप पे खरा उतरते हैं? बात ये है मैं खुद एक एनएलयू की एलुमनाई रही हूँ, तो मैं आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकली बता पाऊँगी कि क्या सही है, क्या रियलिटी चेक है और कैसे हमें आगे लॉ एस्पिरेंट्स को किस तरीके से क्लैट और एनएलयूज़ के बारे में एक धारणा बनानी चाहिए, किस हिसाब से उसमें कितनी टाइम एंड कितना प्रिपरेशन एंड कितने एक्सपेक्टेशंस रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें कि जैसे सबसे पहले क्या गारंटी करता है एनएलयू, तो क्या सिक्योर करियर एंड प्लेसमेंट गारंटी करता है? तो भैया ऐसा है कि नहीं, गारंटी नहीं है इसकी। दूसरा एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़ की क्या गारंटी करता है? तो इसमें हम बोलेंगे कुछ एनएलयूज़ करते हैं, कुछ एनएलयूज़ नहीं कर पाते हैं। अब उस पे बात करेंगे कि कौन कर पाते हैं, कौन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो भई कि सिक्योर करियर एंड प्लेसमेंट जो है, वो आपको कोई एनएलयू गारंटी नहीं करेगा। कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छे एनएलयूज़ में होते हैं, है ना? हर एनएलयू कैंपस प्लेसमेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं करता। अब 120 का बैच है, उसमें से अगर 2 लोगों को प्लेसमेंट चलिए मिल भी गई, 4 लोगों को मिल भी गई, तो हम उसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। वो भी बहुत अच्छे टॉप एनएलयूज़ में मिलती हैं, ठीक है? फिर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी पे आते हैं, जैसे कि हो गया आपका एमयूएन, मूट कोर्ट, डिबेटिंग, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस एंड जो भी आपको एक्सपोजर बाहर करने के लिए मिलता है ना? तो ये एक्सपोजर भी ऑल्सो एक्सपोजर में आप इंटर्नशिप एक्सपोजर को भी लेंगे कि क्या आपका एनएलयू इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर पाता है अच्छी, क्या इंटर्नशिप सेल आपका वर्किंग है, क्या आपका एल्यूमिनाई नेटवर्क बना हुआ है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो हर एनएलयू प्रोवाइड नहीं कर पाता। अब कौन कर पाता है कौन नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है भाई कंपैरिजन की, हाई रैंक एनएलयू वर्सेस लो रैंक एनएलयू। दिस इज़ माय टेक, आप इसको माने या ना माने वो आपके ऊपर है। बट पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज़ कि पहले तो एनएलयूज़ इतने होते नहीं थे, है ना? आज से कुछ वर्षों पहले का आप देखें तो कुछ वर्षों में अचानक से एनएलयू बने हैं। तो बहुत सारे लो रैंक एनएलयू के पास ना नेटवर्क नहीं है, ना एलुमनाई नेटवर्क है, ना उनके पास इतना बेस है क्योंकि उनके इतने साल नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, अब बात करते हैं एकेडमिक्स पे। तो क्या एकेडमिक्स में हम हाई रैंक एनएलयू ले लें चाहे लो रैंक एनएलयू ले लें, मोर और लेस सेम ही बात होती है ना? एकेडमिक्स में ऐसे कोई मेरा टेक तो यही है कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं कोई, आपको लगे कि हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, एनएलयू में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। इवन हाई रैंक एनएलयूज़ और लो रैंक एनएलयूज़ में भी 2-3 जो बहुत ज़्यादा हाई रैंक है, वहाँ आपको कुछ 2-3 फैकल्टीज़ बहुत अच्छी मिल सकती हैं। अदरवाइज़ लो रैंक में मैं बिल्कुल नीचे की बात नहीं कर रही हूँ। लो रैंक यानी कि आफ्टर 4-5 नंबर के जितने एनएलयूज़ हैं उनको आप सेम पेडेस्टल पे रख लो, मोर और लेस यही चीज़ें होनी है ना? तो एकेडमिक्स में मेरा मानना ये है कि हाई रैंक 2-3 को छोड़ने के बाद एकेडमिक्स मोर और लेस सेम है, सब जगह सेम है। अब हम बात करते हैं करियर पे। तो भाई बात ऐसी है कि करियर डिपेंड करता है ना बहुत सारी चीज़ों पे। कई बार करियर इस पे भी डिपेंड करता है कि हो सकता है जो एनएलयू हो ना वो नया-नया हो, पर नया एनएलयू होने के बाद भी वो जिस सिटी में है ना वो सिटी बहुत एक्सपोज़र प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग इंटर्नशिप। तो उससे आपको ना बहुत हेल्प होती है कि आप वहाँ पर पढ़ते-पढ़ते भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनएलयूज़ बहुत है ना दूर-दूर की जगहों पर हैं, जहाँ पर कोई एक्सपोज़र ही नहीं है। यानी आपके पास जब ब्रेक होगा, आप सिर्फ़ ब्रेक में काम कर सकते हो। ब्रेक अगर आपका नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलोगे। बट अगर हम लोकेशंस की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, एनएलयूज़ नए हैं, 5-6 साल, 8 साल पुराने एनएलयूज़ को मैं नए में काउंट करती हूँ, ठीक है? एनएलयूज़ नए हैं, लेकिन बात ये है कि वो मुंबई है, वहाँ पर अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है एक्सपोज़र, आप फर्म्स में इंटर्नशिप्स करके, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स करके आप अपना एक्सपोज़र ना खुद बना सकते हो। अब बात करते हैं कि वैसे करियर वाइज़, तो अगर आप 2-3-4 एनएलयूज़ को छोड़ दें, उसके बाद क्या होता है ना कि इंटर्नशिप सेल जो होते हैं, वो वहीं पर आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, जहाँ एल्यूमिनाइज़ नेटवर्किंग बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। वो हर एनएलयू में नहीं कर रही है, बहुत रेयर किसी एनएलयूज़ में करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको एकेडमिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आफ्टर 4 और 5 एनएलयूज़ एकेडमिक्स मोर और लेस सेम।
करियर के बारे में सोच रहे हैं तो करियर के बारे में एक तो टॉप 4-5 एनएलयूज़ को छोड़ने के बाद ना फिर आप प्लेस पर आएँ कि जगह कैसी है, लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पे लॉ का एक्सपोज़र क्या है, फिर आप उसको लोकेशन के हिसाब से देखें ना कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें। अब हम बात करते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ एंड कल्चर के बारे में। तो बात ये है ना, हर एक एनएलयू का कल्चर बहुत डिफरेंट है। रीज़न बीइंग कि हर स्टेट में एनएलयूज़ हैं, हर स्टेट की अपनी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं। तो देखो, कल्चर आपकी जगह से, स्टेट से और वहाँ जो आपके लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस तो होता ही है। माना मैंने ऑल इंडिया लोग आते हैं बट 50% वहाँ पर रिजर्वेशन या फिर जिस भी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन को फॉलो करता है, आपको उस हिसाब से वहाँ कल्चर मिलता है। नाउ कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ का मेरा मानना ये है, अपॉर्चुनिटी एक लेवल की तो सेम होती है। जैसे कि आपको कोई रोक नहीं रहा है कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए कि चाहिए आपको मूट करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज हर एनएलयू के बच्चे को होता है, डिबेट करना है, एमयूएन करना है, रिसर्च पेपर, प्रेजेंटेशन, ये अवेलेबल हर जगह है। बट बात है कि इनको प्रमोट कितना किस जगह करते हैं, किस एनएलयू का रिकॉर्ड किन मूड्स में अच्छा रहा है ना? वहाँ पर जैसे मूड हर जगह कराया जाता है, बट कुछ-कुछ एनएलयूज़ ऐसे होते हैं ना जहाँ पर ये कल्चर और हिस्ट्री रही है कि वहाँ के बच्चे बहुत जीत कर आते हैं, है ना? तो वहाँ पर वो कल्चर बन जाता है कि सब फिर जीतना चाहते हैं। तो पहले आप ये थोड़ा-सा देख लें, अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए तो। जैसे कि मैं बात करूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सीएनएलयू की, जैसे जो पटना में है, तो वहाँ पर एक कल्चर है, जुडिशरी का बहुत कल्चर है। वहाँ पर बिहार जुडिशरी में आधे से ज़्यादा बच्चे सीएनएलयू के ही होते हैं। तो वहाँ पर जो कल्चर है ना, वो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस्ड कल्चर नहीं है। वहाँ पर जो कल्चर है वो जुडिशरी इन्फ्लुएंस्ड कल्चर है। ऐसे ही हर जगह का ना अपना-अपना एक वो होता है। जैसे एनएलयू दिल्ली है जो कि क्लैट के थ्रू नहीं लेता है, बट एनएलयू दिल्ली में रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उस हिसाब से जाएँ। तो पहले आप ये देखें ना कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा कहाँ लाया करता है और फिर कौन-सा एनएलयू उस अपॉर्च्युनिटी को सबसे बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाता है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में मेरा कहना ये है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपॉर्च्युनिटीज़ हर जगह होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन कितना इच्छुक है लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे एनएलयूज़ के ही हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं कॉलेज में, ऐसे ही उनका टाइम निकल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ करना चाहते हैं और हर जगह ट्राई करते हैं पॉसिबिलिटीज़। तो कुछ ना अपॉर्च्युनिटीज़ लेना आप पर भी डिपेंड करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई कि क्या ड्रॉप जस्टिफाइड है? क्या आपको 12th के बाद ड्रॉप लेना चाहिए क्लैट के लिए? दूसरा क्वेश्चन, आइडियल प्रिपरेशन टाइम क्या होता है? कितना टाइम बाद ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज़ सफिशिएंट, इसके बाद ज़रूरत नहीं है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम बहुत अच्छे से डील करेंगे ना आने वाले वीडियोज़ में। जो आने वाले वीडियोज़ में उसमें बहुत पर्टिकुलरली वी विल डील विद कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या टाइम चाहिए और किस हद तक पढ़ने के बाद आपको ड्रॉप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या किस रैंक एनएलयू के बाद आपको ड्रॉप कंसिडर नहीं करना चाहिए। ड्रॉप के फ़ायदे क्या हैं, ड्रॉप के नुकसान क्या हैं, ये सारी बातें हम करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। बट उसके पहले ना लेट मी टेल यू, ये हमारा पहला वीडियो था इस चैनल का। ये चैनल आगे आपके साथ क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, जुडिशरी स्टफ्स, पीएसयू एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम, साथ ही लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स के लिए लॉ सिंप्लीफाई करने का काम आपके लिए ये चैनल आगे करेगा। जो प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं कोर्ट में लिटिगेंट्स को, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मुझे लगता है एनएलयूज़ या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ ना लॉ को प्रैक्टिकली नहीं बताती, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे उस बारे में भी, है ना? और क्लैट यूजी के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, कैसे पढ़ाई चाहिए, क्लैट पीजी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, जुडिशरी में किस स्टेट की जुडिशरी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उनके लिए कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद पीएसयू एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी बहुत लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उनकी कितनी-कितनी पोस्ट आती हैं, उनके लिए कितने महीने तैयारी करनी चाहिए, है ना? और लॉ के बारे में भी सिंपली जो लोग अभी एनालिज़ में पढ़ रहे हैं या फिर जो बहुत यंग लॉयर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, अभी नए-नए हैं, है ना? उनके लिए लॉ सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बातें करेंगे बहुत सारी। हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ने के लिए तैयार है। होपफुली आगे आप भी हमारे साथ जुड़ें, है ना? थैंक यू सो मच।